नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम दूसरा लेक्चर अपना लाए हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको भरना है इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप ए बिल फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, प्रेसिडेंट के पास विटो होती है। क्या होती है? विटो। सबसे पहले आपको विटो पता होना चाहिए क्या होती है। विटो होती है किसी चीज को मना करना, किसी चीज को इनकार करना, ठीक है, किसी चीज को ना करना। तो प्रेसिडेंट के पास कितनी तरह की विटो होती है? 3 तरह की विटो होती है। 3 टाइप्स की विटो होती है प्रेसिडेंट के पास। किसी भी बिल को पास करने के लिए उसको लोकसभा से पास होना चाहिए, उसको राज्यसभा से पास होना चाहिए, और फिर इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिलना चाहिए, फिर वो बिल माना जाएगा कि वो एक लॉ है। तो प्रेसिडेंट के पास 3 तरह की विटो होती है। एक होती है एब्सोल्यूट विटो, एक होती है सस्पेंसिव विटो, और एक होती है पॉकेट विटो। ठीक है, एब्सोल्यूट विटो वो होती है जब प्रेसिडेंट क्या करता है, बिल को बिल्कुल साफ इनकार कर देता है। ठीक है, उस पर साइन करने से साफ इनकार कर देता है। सस्पेंसिव विटो क्या होती है? पहले क्या करता है, प्रेसिडेंट उस बिल को रिकंसीडर करने के लिए वापस भेजता है। ठीक है, रिकंसीडर करने के लिए पार्लियामेंट के पास वापस भेजता है। लेकिन जब रिकंसीडर होके अगर ये बिल वापस प्रेसिडेंट के पास आता है तो फिर प्रेसिडेंट इसको यस करता है, फिर वो बाउंड टू है। ठीक है, बाउंड है इसको असेंट देने के लिए, फिर वो मना नहीं कर सकता। एक बार जो बिल है वो रिकंसीडर्ड होके पार्लियामेंट से, लोकसभा से होके वापिस आ गया प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए, तो उसके बाद प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना है। पॉकेट विटो मतलब ये है कि अगर बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए आया तो प्रेसिडेंट का मन है वो साइन करे या ना करे। ठीक है, रिकंसीडर करने के लिए दे या ना दे, उसको एक मतलब अपनी जेब में रख लेता है किस्म का। आपको बताएं, उस पर कोई भी एक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉकेट विटो। तो यहां पे क्या हुआ, आपको पता चल गया होगा, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, जिसपे कोई एक्ट नहीं करता है। ठीक है, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका सही आंसर क्या है? सही उत्तर है पॉकेट विटो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। जो हमारा प्रियम्बल था वो आपको पता है किस पे बेस्ड था? प्रियम्बल हमारा बेस्ड था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। तो यहां पे सही उत्तर क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किसने मूव किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मूव किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन हमारा आने वाला भारत जो है वो कैसा होगा। ठीक है, सोवरेन होगा, रिपब्लिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा। तो ये क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये सारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म वी इन प्रियम्बल मीन्स। अच्छा, प्रियम्बल जो है उसमें क्या लिखा गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यही दिया गया ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी किसको रिप्रेजेंट करता है? द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी किसको रिप्रेजेंट करता है? द पीपल ऑफ इंडिया। हेंस यहां पे एक्यूरेट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रियम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया। अभी तक प्रियम्बल को सिर्फ 1 टाइम अमेंड किया गया। कितनी बार? सिर्फ एक बार अमेंड किया गया। कब? 1976 में। 1976 में इसको अमेंडमेंट किया गया प्रियम्बल को, और वो हुई थी 42nd अमेंडमेंट। इसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो यहां पे कौन सा है आंसर? सही आंसर कौन सा? क्या बताया मैंने आपको? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और अमेंडमेंट जो हुई है हमारे प्रियम्बल की वो सिर्फ एक बार हुई है 1976 में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Next question is, in which case Supreme Court specially said that preamble is not a part of the constitution? सबसे पहले हुआ बेरुबारी यूनियन केस, फिर हुआ केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला, उसके बाद हुआ LIC ऑफ इंडिया केस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ? सबसे पहले वाले केस में बोला कि जो प्रियम्बल है इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बोला? यस, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या कहा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बारी बुरी में बोला कि कोई भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केशवानंद में बोला हाँ वही पार्ट तो है, और LIC में बोला क्या बोला? इट्स ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या है? प्रियम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हेंस सही उत्तर यहां पे क्या है? ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 जो पीछे आपको बताया, एडिड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन द प्रीएम्बल? इट्स सोशलिस्ट, सेक्युलर और सोवरेन। देखो ये दो तो बाद में जुड़े, ठीक है, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये तीनों पहले के थे, तो ये दोनों बाद में जुड़े, तो ऑप्शन ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सोशलिस्ट जुड़ा, ठीक है, उसके बाद कौन सा जुड़ा, सेक्युलर जुड़ा, और उसके बाद इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी। ये तीन शब्द जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस इन वर्ड्स का, क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सबसे पहले बड़ा वर्ड है, फिर थोड़ा छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है, इस एसएसएस में कंफ्यूजन हो जाए तो सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म सेक्युलर मीन्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? देखो सेक्युलर का मीनिंग क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है भैया, हमारे इंडिया में सभी धर्मों को एक जैसा माना जाता है, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, इक्वलिटी के साथ देखा जाता है, किसी भी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं दिया जाता, ठीक है, तो ये जो है इन चारों ऑप्शन में कहाँ फिट हो रही है मेरी बात। वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रमोट नहीं करेगी, सभी को एक नजरों से देखा जाएगा, स्पेशल इंपॉर्टेंस किसी को नहीं दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट एंड द स्टेट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज ए ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे एक्यूरेट हो जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकोरेक्ट? इनकोरेक्ट देखना भैया, इनकोरेक्ट। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया था नेहरू ने वॉज व्हाट बिकेम द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। भाई पहली स्टेटमेंट तो मेरे को बिल्कुल एक्यूरेट लग रही है। प्रीएम्बल इज इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, नहीं, प्रीएम्बल इन्फोर्सिबल नहीं है, डीपीएसपी भी इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट नहीं है, ठीक है। प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस इन 1976, तो ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल ठीक है यार, 1976 में अमेंड हुआ है। उसके बाद प्रीएम्बल प्रूव्स दैट द सोवरेनिटी लाइज अल्टीमेटली विद इन द इंडियन पीपल। हाय भाई, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, सोवरेन कौन है इंडिया में, पीपल ऑफ इंडिया तो सोवरेन है, उन्हीं से तो जो है सब कुछ डिराइव किया जाता है, पावर जो है उन्हीं से डिराइव की जाती है, सब कुछ जो है सोवरेन कौन है यहाँ पे, इंडिया में पीपल ही तो है सोवरेन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे रॉन्ग है, तो यहाँ पे रॉन्ग ही तो पूछा कौन सा रॉन्ग है, तो बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे, तो बी तो पूछा ना इनकरेक्ट कौन सा है। द फिलोसफी अंडरलाइनिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्बॉडीड क्वाइटली अर्ली इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था ना कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, विच वॉज मूव्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946 बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको मूव किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आ गया डीपीएसपी का क्वेश्चन, ठीक है, डीपीएसपी का क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है वो डीपीएसपीज में की जाती है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर द आर्टिकल, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 44 इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी के रिलेटेड आर्टिकल 44, ये ध्यान रखना आप। आर्टिकल 51A of the Constitution of India provides for fundamental duties of the, आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया, इट्स अ सीट, ये देखो यही पहला ही है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, पब्लिक सर्वेंट्स ये सब नहीं है, इट्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन इज करेक्ट हियर। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली हुई है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम रशिया और वी कैन से यूएसएसआर, ठीक है, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है यूएसएसआर से, ठीक है। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस is a legislative power, not an executive power, not a quasi judicial and judicial power, it's a legislative power, और ये ऑर्डिनेंस 6 वीक्स के लिए रहता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस कितनी देर के लिए रहता है, 6 वीक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बी एनलार्ज बाय, देखो
जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो कौन उसको इनलार्ज कर सकता है, कौन उसको कंट्रोल कर सकता है? देखो पार्लियामेंट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। इट्स ऑल इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो द एक्यूरेट आंसर इज पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है, कानून बना के। ठीक है, कानून बना के क्या कर सकती है पार्लियामेंट? सुप्रीम कोर्ट की जो मतलब उनके हाथ हैं लंबे भी कर सकती है और कम भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा? लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है? इट इज प्रेसिडेंट। ओके, इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो क्या करेंगे, लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, और लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को कि इसको क्या करो, डिसॉल्व कर दो। हम भाई बहुमत में नहीं है, इसको डिसॉल्व कर दो लोकसभा को। अगर बहुमत में ना होंगे तब भी डिसॉल्व करेंगे। अगर क्या करेंगे, अगर पार्लियामेंट का जो पीरियड है वो खत्म हो गया, 5 साल के लिए पार्लियामेंट बनती है ना, 5 साल खत्म हो गया तो फिर भी ऑफिशियली क्या करते हैं, प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं, फिर दोबारा नई लोकसभा बनती है। ठीक है, जो चुन के आए होते हैं लोग उनसे बनती। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाता है। द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज, अच्छा राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं भाई उनका टर्म क्या होता है? देखो 5 साल तो टर्म होता है एमपीज ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा उसके बाद दोबारा वोटिंग होती है। ठीक है, वोटिंग होती है और वोटिंग होने के बाद क्या होता है, वो चुन के आते हैं और दोबारा एक नई लोकसभा बनाते हैं 5 साल के लिए। ठीक है, कितने? 5 साल के लिए। 6 साल के लिए होती है एमपीज ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के एमपीज के लिए। ठीक है, और यहाँ इनकी क्या होती है, वोटिंग जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है। क्या होती है? इनडायरेक्ट होती है। और इनकी वोटिंग क्या होती है? डायरेक्ट होती है। इनको हम डायरेक्टली चुनते हैं ना, इनकी वोटिंग डायरेक्टली होती है, इनकी इनकी क्या होती है, इनकी इनडायरेक्टली होती है। और ये 6 साल के लिए बनते हैं। कब के लिए बनते हैं? 6 साल के लिए। और 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड होते हैं, RETIRAD। ठीक है, ये 1/3 मेंबर से रिटायर होते हैं हर 2 साल में। ठीक है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स राज्यसभा से रिटायर होते हैं, इनकी वोटिंग इनडायरेक्टली होती है। और राज्यसभा का एमपी जो है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स, और इसकी लोकसभा की 30 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 से 18? 21 से 18 कौन सी अमेंडमेंट में जो एज थी वो की गई थी? तो बहुत आसान है यार, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। 61st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 61st अमेंडमेंट एक्ट में 21 से एज जो थी वो 18 की गई थी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है।